सो गाइस, आज दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज हम करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे इंपॉर्टेंस कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट आखिर में समझना क्यों चाहिए। पिछले क्लास मैंने बताया था तुम्हें कि जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस को क्या करता है, इम्पैक्ट, बट हमारे कंट्रोल में नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? राइट। तो एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं तो जैसे लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉलिटिकल कंडीशन, दुनिया में वॉर होता है तो क्या हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है? जी हाँ। राइट। कस्टमर जाएगा तो इम्पैक्ट करता है? जी हाँ। कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो क्या इम्पैक्ट करता है? जी हाँ। ये सारे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, बिजनेस एनवायरनमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को? बिकॉज इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई व्हाट अपॉर्चुनिटी एंड एक्ट एज एन फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब क्या है? मैंने पिछले क्लास ही तुम्हें बताया था। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है सर? अपॉर्चुनिटी मतलब वो ट्रेंड जो पॉजिटिव है और जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल दिए थे जोमेटो के, कि जोमेटो ने हर वक्त देखा कि नए नए अपॉर्चुनिटी आती जा रही है, अपने को उसको क्या करने का है बताइए? ग्रैब। याद है मैंने बताया था जोमेटो की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिर्फ और सिर्फ फूड की इंफॉर्मेशन देने। फिर नई अपॉर्चुनिटी उसने क्या देखी? डिलीवरी। फिर नई अपॉर्चुनिटी उसने क्या देखी? एडवाइजरी सर्विस। फिर नई अपॉर्चुनिटी क्या देखी? कि फास्ट डिलीवरी सिस्टम। फिर नई अपॉर्चुनिटी क्या देखी? एडवाइजरी। अब नई अपॉर्चुनिटी क्या है? क्लाउड चेन। मतलब हर बार वो देखता है कि मार्केट क्या नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को तो हम उसको जल्दी से क्या कर सकते हैं गाइस? कम ऑन। और एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम दूसरों से ये अगर हम नहीं लेंगे तो कोई और लेगा, तो हम पहले एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमें मिलेगा अर्ली मूवर एडवांटेज, और ये एडवांटेज बहुत फायदेमंद है। इज दैट क्लियर गाइस? उबर और ओला को जितना टाइम लगा, रैपिडो बहुत टाइम लगा उसको मार्केट एक्सप्लोर करने पर उसने भी एक नई अपॉर्चुनिटी किसमें देखी? बाइक में। उबर ओला बाइक नहीं लाया, रैपिडो ने लाया। इसकी वजह से अब कोई नया एंटर है, क्या वो कर पाएगा मार्केट में? नहीं कर पाएगा, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बना दिया है कि अर्ली मूवर एडवांटेज का जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या हो चुका है? एक्सप्लॉइट। इज दैट क्लियर गाइस? एक बात बताओ, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ अपॉर्चुनिटी बताता है या थ्रेट्स भी बताता है? थ्रेट्स भी बताता है सर। क्या थ्रेट्स बताता है, हम उसी को समझते हैं। राइट। तो हम ये समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं बताता, बिजनेस एनवायरनमेंट एक और चीज क्या बताता है बताइए? थ्रेट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? थ्रेट। और थ्रेट हमारे लिए क्या हो सकता है? एक टाइप का वार्निंग सिग्नल। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट? जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, आपको थ्रेट दिखता है। नाउ थ्रेट मेरे लिए पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है? नेगेटिव ट्रेंड। क्या ये मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कहना इसे नेगेटिव ट्रेंड है जो मेरे बिजनेस परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है? गिरा सकता है। एग्जाम्पल दो ना सर। अगर मैंने अपना बिजनेस किया हुआ है, मेरा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चलो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है मुंबई में, सॉरी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। वन आई नो दैट कंपनी बिकॉज वन ऑफ माई ब्रदर वर्क्स इन दैट कंपनी। इनका काम क्या है पता है? मिडिल ईस्ट कंट्री में फ्रूट्स एक्सपोर्ट करना, बिकॉज इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर एक्सपोर्टिंग फ्रूट। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स। तो क्या हो रहा है, हम ये एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं बताइए? मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट करना मतलब वो कहाँ जाना है? कतर जाता है, दुबई जाता है, यूएई जाता है। तो वो कहाँ से होते हुए जाएगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, है ना? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आई थिंक आप सबको पता है, वो ईरान से होते हुए। गाइस, अगर उन्होंने पहले देख लिया कि भाई थ्रेट है, क्या थ्रेट है? कि यूएस और ईरान का वॉर है, और ये मैंने ढूंढ लिया कि अगर ये थ्रेट जो है वो होने वाला है तो ये मेरी बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या करने वाला है? गिरा देगा। सर कैसे गिरा देगा? आप जो भी शिप्स भेजोगे अगर वहां अटक गया तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है सर? फ्रूट्स एक पेरिशेबल आइटम है। पेरिशेबल मतलब जल्दी आपका सारा माल खत्म हो जाएगा, और इंश्योरेंस वाला क्लेम भी नहीं देता, बिकॉज जब वॉर सिचुएशन है इंश्योरेंस वाला बोलता है हम क्लेम देंगे भी नहीं। ये एक थ्रेट है। व्हाट इज द वार्निंग सिग्नल? मतलब आप क्या ये वॉर को रोक पाओगे? नहीं। बट आप अपने वॉर से अपने आप को क्या कर सकते हो? बेटर वे से प्रिपेयर, ताकि उसका इंपैक्ट आप पे क्या हो जाए? लो। आपने अर्ली आइडेंटिफाई कर लिया अरे वॉर होने वाला है, तो क्या एक्शन ले सकते हो आप ये एक्शन ले सकते हो कि चलिए अभी हम 1 महीने के लिए इतने अग्रेसिव नहीं होंगे, हम मिडिल ईस्ट में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इंश्योरेंस के साथ करेंगे। इंश्योरेंस के बिना
नहीं करेंगे, और तीसरा एडवांस पेमेंट के बिना काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माल पहुंचा और सामने वाले ने पेमेंट नहीं दिया तो भी नुकसान, माल पहुंच नहीं पाया तो इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा, और तीसरा दोनों नहीं हुआ तो काम नहीं करेंगे। काम करके 5% फायदे के लिए 100% नुकसान करना कोई मतलब नहीं है। मतलब अर्ली आइडेंटिफाई करने से उसके इंपैक्ट को हम क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं बताइए, लो। ये फायदा है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना। क्लियर? पहला क्या पढ़ा? इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। दूसरा, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई व्हाट? थ्रेट। थ्रेट मतलब वो सिग्नल्स जो मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या करता है? गिराता है। अर्ली आइडेंटिफाई करोगे तो उस इवेंट को रोक तो नहीं सकते, बट उसके इंपैक्ट को आप क्या कर सकते हो? लो। और यही क्या उस कंपनी ने, जैसे उस कंपनी ने एक पर्टिकुलर बंदे को बिठाया है जो सिर्फ जियो पॉलिटिक्स देखता है। अब इमेजिन करो वो लोग कितने स्मार्ट है। वो लोग खाली किसको एक रखा है? बंदे को जो जियो पॉलिटिक्स समझता है, जो समझता है क्या होने वाला है। उसने एनालाइज किया, नहीं यार ये वॉर होने वाला है, शिप्स भेजी है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। प्रिपेयर किया, कंपनी को बोला देखो अपनी पॉलिसी में चेंजेस लाओ, पॉलिसी में चेंजेस लाया। क्लियर? क्या सिस्टम रखे? 3। बिजनेस क्या करना है वहां पे? कम। दूसरा, करेंगे तो विथ इंश्योरेंस, और पेमेंट क्या लेंगे? एडवांस, अदरवाइज नहीं चलेगा। कितना पैसा बचाया? धंधा कम हुआ तो क्या हुआ? आपने अपना पूरा स्टॉक का पैसा तो बचाया। इसे क्या कहते हैं? अर्ली वार्निंग सिग्नल, और उसके इंपैक्ट को आप क्या कर रहे हो बताइए? लो। इज दैट क्लियर गाइस? 2 पॉइंट हमने पढ़े, कोई डाउट? ओके। तो मैंने यहां क्या लिखा है बताइए? इट रेफर्स टू दोज एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस दैट विल हिंडर द फर्म्स परफॉर्मेंस। अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल एंड विल हेल्प यू, उसके इंपैक्ट को आप क्या कर सकते हो? लो। राइट गाइस? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन टैपिंग व्हाट? यूजफुल रिसोर्सेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल फॉर्म में यहाँ लिखा है। थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा टफ है। देखो गाइस क्या कहना चाहता है, हम एक एंटरप्राइज है, दिस इज एन एंटरप्राइज, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। राइट? क्या एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती है? नहीं सर। एंटरप्राइज को बहुत सारी चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए? फाइनेंस, और फाइनेंस के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बैंक। बैंक के बिना फाइनेंस मिलेगा नहीं। दूसरा, मशीन्स, जो भी वापस बिजनेस एनवायरनमेंट के पास जाना पड़ेगा। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल, वो भी हम किससे लेते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा, अच्छा पॉलिटिकल कंडीशन। क्या ईरान में आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? वहां पे क्या चल रही है? लड़ाई। लड़ाई में धंधे कैसे करोगे? तो अच्छी पॉलिटिकल कंडीशन होना, अच्छा देश में पीस होना जरूरी है। राइट? वो कौन देता है बताइए? गवर्नमेंट। तो आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हो अच्छी शांति बनाए रखे। दूसरा, बैंक से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको लोन दे। सप्लायर से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको क्या दे? रॉ मटेरियल। चौथा, रॉ मटेरियल और मशीन्स। तो इन सब इनपुट के बिना आप काम कर सकते हो? नहीं। एक और है, हाउस होल्ड आपको क्या प्रोवाइड करता है बताइए? लेबर। जब भी ये लोग इनपुट्स देंगे ना, ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं रिटर्न में। क्या एक्सपेक्ट करते हैं चलिए देखते हैं। बैंक आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा बताइए? कि टाइमली भाई मेरे फाइनेंशियल, बैंक से जो भी इन्वेस्टर्स है भाई मेरा रिटर्न मिलना चाहिए, बैंक को अपना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उनको अपना क्या मिलना चाहिए बताइए? पैसा। सेकेंड, सरकार को क्या मिल जाना चाहिए? उनका टैक्स। कस्टमर को क्या मिलना चाहिए? अच्छा गुड्स और सर्विसेज। राइट? इसका मतलब ये है कि एंटरप्राइज डिपेंड इनपुट पे ही करता है, और इनपुट के लिए भी डिपेंड किस पे करता है? एनवायरमेंट। और आउटपुट भी किस पे डिपेंड करता है? एनवायरमेंट। और अगर आप एनवायरमेंट को नहीं समझोगे तो क्या आप डिजायर आउटपुट बना पाओगे? और अगर आप डिजायर आउटपुट नहीं बना पाओगे तो अगले टाइम आपको कोई इनपुट भी नहीं देगा। सर समझ नहीं आया? आप लॉस करोगे तो अगली बार सप्लायर आपको पैसा नहीं देगा, बैंक आपको लोन, कस्टमर को सही प्रोडक्ट नहीं दोगे तो कस्टमर अगली बार आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, और सरकार को टैक्स पे नहीं करोगे तो सरकार आपको टिकने देगा नहीं। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है कि आप एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हो फॉर इनपुट, आप एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रहे हो फॉर गिविंग आउटपुट। तो यही लिखा है कि इट ओनली मेक सेंस दैट एंटरप्राइज डिजाइन पॉलिसीज इन सच अ मैनर कि वो वही रीड्स क्या बनाए? टू गेट द रिसोर्सेज दैट इट नीड सो दैट इट कैन कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज दैट एनवायरमेंट डिजायर। मतलब मुझे वो जो चाहिए, जो मेरी इच्छा है, तो मुझे ऐसा आउटपुट बनाना पड़ेगा जो एनवायरमेंट डिजायर कर रहा है, और अगर मैं वैसा नहीं करूंगा तो मैं मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना पड़ता है।
क्या चीज़ क्लियर? मैं फिर से एक बार कंक्लूड करूं। सबसे पहली बात, क्या तुम अग्री करते हो कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हो फॉर इनपुट्स? क्या अग्री करते हो कि आप आउटपुट भी किसको बेचोगे? बिजनेस एनवायरनमेंट को। इज दैट क्लियर? अब सवाल है बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों समझना चाहिए? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करोगे। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो जो आपको इनपुट चाहिए वो आपको मिलेगा। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिसोर्सेज का कैसा यूजफुल करोगे? एकदम प्रॉपर तरीके से। अदरवाइज अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज करोगे तो अगली बार आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये चीज समझ आया? दैट इज नोन एज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 3 पॉइंट हमने किए। पहला कौन सा किया था, बता सकते हो? ओके, एक सेकेंड। तो तीसरा पॉइंट क्या था बताइए? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। इस पॉइंट पे मैंने ये कहा कि क्योंकि आप बिजनेस एनवायरनमेंट किस पे डिपेंड करता है बताइए? बिजनेस, सॉरी, डिपेंड किस पे करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट पे। फॉर व्हाट? इनपुट्स। क्या क्या इनपुट्स चाहिए आपको? सही है सर, फाइनेंस चाहिए, जो आपको कौन देगा? इन्वेस्टर्स और बैंक। दूसरा आपको क्या चाहिए होता है बताइए? रॉ मटेरियल और मशीन। ये सब कौन देगा बताइए आपको? सप्लायर। तीसरा आपको चाहिए अच्छा पीस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये सब कौन देगा बताइए? गवर्नमेंट। तो बिजनेस को ही आपको वापस क्या देना है बताइए? आउटपुट। इन्वेस्टर्स को आप क्या दोगे बताइए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सप्लायर को क्या इंश्योर करोगे बताइए? टाइमली पेमेंट। कस्टमर को क्या दोगे बताइए? गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? कि हम फर्म को क्यों एनालाइज करना पड़ेगा बताइए? क्या एनालाइज करना पड़ेगा? बिजनेस, ताकि वो डिजायर आउटपुट बना सके जो किसकी रिक्वायरमेंट है बताइए? एनवायरमेंट की। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बताइए? टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। इसके पहले कौन सा पॉइंट पढ़ा था बताइए? बिजनेस एनवायरमेंट विल हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई थ्रेट। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई व्हाट गाइस? कम ऑन, थ्रेट। और जब आप थ्रेट आइडेंटिफाई करते हो तो वो आपको क्या काम करता है? इट एक्ट एज अ, व्हाट डू मीन बाय वार्निंग सिग्नल? कि उसके इंपैक्ट को आप क्या कर सकते हो? और अर्ली दिस वार्निंग सिग्नल के इंपैक्ट को आप क्या कर सकते हो? लो, बाय टेकिंग व्हाट? प्रॉपर एक्शन। कोई डाउट? इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया? क्या हुआ गाइस? क्यों ठंड लग रही है? पीछे जाना पड़ेगा। ओके गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस प्लीज फोकस। अवर नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन व्हाट? क्या लिखा है मैंने गाइस? कम ऑन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सर अब ये क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाट डू मीन बाय पॉलिसी? पहले वो समझ लो। सर मैंने याद है ना, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था बीएसटी के, तो हमने पढ़ा था कि प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल? मेन प्लानिंग टॉप लेवल करता है ना? तो मैं आज प्लानिंग करूंगा। मैंने आज देखा, वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारा फ्रूट्स वाला बिजनेस है। मैंने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की गाइस? कम ऑन, कि अब भाई तकलीफ आने वाली है, तो ऐसा प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं गाइस? कम ऑन, कि अपने को अपना थोड़ा बिजनेस मिडल ईस्ट में कम करना है। पर मेरे अंडर कितने एम्प्लॉयज है पता है? 500 एम्प्लॉयज। और मुझे नहीं पता मेरे सप्लायर किस किस कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। अरे एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 500 एम्प्लॉयज होंगे, क्या मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि मेरे एम्प्लॉयज किस कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं? नहीं। तो उन्हें बताने के लिए क्या बनानी पड़ती है बताइए? पॉलिसी। फर्क समझ आया? प्लानिंग कौन करता है? मैं। सबको समझाने के लिए मैं एक एक के पास नहीं जाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? पॉलिसी। आपने सुना होगा ना, आप वेस्ट साइड जाते हो तो आपको क्या बोलते हैं? सर 30 डेज हो गया तो भी ले लो ना यार, 31 डे क्या फर्क पड़ता है?
तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं सर हमारी पॉलिसी में लिखा है। तो इसका मतलब क्या, पॉलिसी इज बेसिकली एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टॉप लेवल कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना है, क्योंकि टॉप लेवल हर जगह पहुंच, तो वो क्या बनाता है, पॉलिसी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, अपॉर्चुनिटी। क्या आइडेंटिफाई करोगे, उसके हिसाब से प्रॉपर क्या तरीके से क्या करोगे बताइए, प्लानिंग, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, उसके हिसाब से क्या बनाओगे, डिसीजंस। वो प्लानिंग हो गई, और सबको समझाने के लिए क्या लाओगे बताइए, पॉलिसी। ये तो इजी है ना, मतलब कहने से उसी का कंटिन्यूएशन है, बस उनको पॉइंट्स बढ़ाने थे, इसे लिख दिया इधर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे तो क्या पता चलेगा, थ्रेड्स। उसको समझोगे तो फिर आप सोचोगे ना क्या एक्शन लेना है मुझे, एक्शन सोचने के बाद अब आप उसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग, और सबको समझाने के लिए क्या बनाओगे बताइए, पॉलिसी। सिंपल। दिस इज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। इज दैट इजी सर, क्लियर, समझ आया, राइट, ओके। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोला बताइए, तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपको नेक्स्ट क्या चीज में हेल्प करता है बताइए, इट हेल्प्स इन व्हाट, प्लानिंग एंड पॉलिसी। कैसे बताओ, क्योंकि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हो, आपको मिलती है अपॉर्चुनिटीज, आपको मिलती है थ्रेट्स। इसके थ्रू आप प्रॉपर क्या ले पाओगे बताइए, प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरा क्या ले पाओगे, प्रॉपर डिसीजंस। इज दैट क्लियर गाइस, बस यही तो मैंने लिखा है। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, उसको आप अच्छे से एनालाइज करने के बाद प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन ले पाओगे और डिसीजंस ले पाओगे। इसीलिए इसको बोलते हैं इट हेल्प्स इन पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर्मुलेशन, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई होप सो ये क्लियर हो गया। ये तो उसी का क्या है, कंटिन्यूएशन। इज दैट क्लियर। चार पढ़ा, फर्स्ट क्या पढ़ा, अपॉर्चुनिटी, सेकंड क्या पढ़ा, थ्रेट, तीसरा क्या पढ़ा, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, चौथा क्या है, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अरे नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। सर क्या बोल रहा है, चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट हम सबको पता है कैसा है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो क्या कहना चाह रहा है कि, एक मैं लिख ही देता हूँ ना क्या पढ़ा हूँ, चेंज। तो क्या लिखा, बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या लिखा नेक्स्ट, कोप अप विथ रैपिड चेंजेस। तो इस पॉइंट को इन्होंने इस तरह से बनाया कि हम सबको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। सर कैसे चेंज होता रहता है, तुम बता दो, कस्टमर का ट्रेंड्स, टेस्ट, दूसरा और क्या, खाली इतना ही लिखा, टेक्नोलॉजी में चेंज। अरे कोई भी बहुत सारे एग्जांपल है गाइस, क्या टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है कि नहीं होती। सर आईफोन कितने चेंजेस हो गए, अभी एआई आया, इमेजिन करो एआई के क्या लेवल्स आ रहे हैं। जो मैंने नोट्स बनाए मैंने थोड़ी बनाई, मुझे एआई ने बना के दिए। हाँ, और तुम लोग को नहीं आएगी ये तुम लोग को नहीं बनानी आएगी, वो प्रॉम्प्ट से भी नहीं होगा ये। दिस इज वेरी, मतलब ये मैंने पेड एआई करा है, एक बंदे को रखा है और उस बंदे ने मिलके मेरी ये प्रॉपर नोट्स बना के दिए। इसमें भी मुझे कुछ एडिट करना है मैं कर सकता हूँ, राइट। बट कीवर्ड्स तो मैंने नहीं डाले होंगे, ऑब्वियस की बात है। बट यस ये एआई के थ्रू बनवाई है, बट इतना ईजी नहीं है, क्योंकि ये मेरी जो नोट्स मैंने लिखता था ना चार्ट फॉर्म में, फिर मैंने उसको बोला उसके अंदर कंटेंट कुछ एक्स्ट्रा ना डाले, मसाला जो मेरा है वही, फिर चेंजेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस इट हैज़ मेड माई वर्क वेरी इजी, राइट। दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी चेंज। सर इसके साथ अगर मैं अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी मार्केट में टिक, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन, तो अपने को अडेप्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं अडेप्ट होंगे तो मार्केट में चलेगा नहीं। तो मुझे भी देखना पड़ेगा भाई मार्केट में क्या नया आया है। मैं नहीं देखूंगा, नहीं नहीं सर मैं तो वही पुराना कराऊंगा, वही लिख के लिखूंगा, तो मैं भी मार्केट में टिक नहीं पाऊंगा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। बी इट कस्टमर्स ट्रेंड, बी इट टेक्नोलॉजी जो कीप्स ऑन
changing, be it be it political condition, right? It keeps on changing. और इसको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए जब मैं इसको एनालाइज करूंगा तो मैं अपने आप को क्या कर पाऊंगा, अडेप्ट विद दोस चेंजेस इन व्हाट, बिजनेस एनवायरनमेंट। पहले ये मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं समझता था, अब समझता है। You know ना guys, you can make your own. The last point is it helps in what, improvement of performance. सर कैसे? अरे इतना बिजनेस एनवायरनमेंट को समझोगे, अपॉर्चुनिटी समझोगे, थ्रेट्स एनालाइज करोगे, पॉलिसी उस हिसाब से बनाओगे, अपने आप को चेंज करोगे, तो ये सब करने का पर्पस ही क्या है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इंप्रूव है, क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है गाइस, कम ऑन, बढ़ाता है। अरे समझे? देखो यही लिखा है भाई, ये तो तुम्हें ऐसे नहीं, क्या लिखा है यहाँ, क्या क्या वर्ड लिखे हैं यहाँ पे, चलो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या लिखता है, इट स्टडीज रिवील्स दैट future of an enterprise is closely bound up with that what is happening in the, so those who continuously monitor their environment, suitable business practices करते हैं, it helps not only their improve current performance but also their future performance, है ना। ये कह रहा है कि जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हो, कंटिन्यूसली मॉनिटर, और उसके हिसाब से क्या करते हो, बेस्ड ऑन विच आप क्या करते हो, आपकी प्लानिंग, एंड दूसरी क्या करते हो बताइए, पॉलिसी मेकिंग। इट इम्प्रूव्स योर प्रेजेंट एज वेल एज योर फ्यूचर परफॉर्मेंस। बस यही तो लिखा था, है ना। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली क्या करोगे, इसके बेसिस पे आप क्या बनाओगे, मतलब अपनी प्लानिंग करोगे, अपनी पॉलिसी बना के कस्टमर को समझाओगे, कस्टमर नहीं सॉरी अपने एम्प्लॉयज को समझाओगे, तो बोलते हैं कि ये आपका आज का नहीं फ्यूचर का भी परफॉर्मेंस अडेप्ट करेगा। एग्जाम्पल दूं सर? हाँ सर, खाली नोट्स पढ़ने से क्या, एग्जाम्पल तो बल चाहिए ना सर। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया सैमसंग है गाइस, और क्या चाहिए, क्या 10 साल पहले का सैमसंग देखो और आज देखो। सी एप्पल इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, मैं ऐसा नहीं कर रहा सर, ऐसा तो फिर एप्पल को तो टिकना ही नहीं चाहिए। आईफोन 13 ले लो, आईफोन 16 ले लो, आईफोन 17 ले लो, आई डोंट फाइंड अ बिग डिफरेंस। उसकी अलग बात है, उसका अलग है, क्योंकि आईफोन का पर्पस ही अलग है। पीपल डोंट बाय आईफोन नॉट फॉर द कैमरा, और ये दैट इज फॉर स्टेटस, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसका एग्जाम्पल कहीं भी और लेंगे, पर सैमसंग को समझो सर, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। सबसे पहला कर्व कौन लाया, सैमसंग। सर लोगों को, अरे लोगों को ऐसा चाहिए पता है, स्क्रीन बड़ा भी हो छोटा भी हो, तो फोल्ड है, फोल्ड में फिर और समझा अपने आपको, अरे लोगों को बहुत भारी लग रहा है, हल्का लाया। फिर देखा नहीं यार, थोड़ी देर बाद स्क्रीन बेंड हो रही है, तो इस बार जो फोल्ड 7 लाया उसमें स्क्रीन बेंड भी नहीं होगी, क्योंकि पूरी स्क्रीन ही अलग है। मतलब कंटिन्यूसली ही इज एनालाइजिंग, ही इज मॉनिटरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, उसके हिसाब से क्या कर रहा है अपनी पॉलिसी और प्लानिंग। तो क्यों नहीं उसका आज और फ्यूचर का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वो 100% बढ़ेगा सर। एशिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है वो, उनके जो ओनर्स है वो 3rd लार्जेस्ट नेटवर्थ वाले हैं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, मॉनिटर। 10 साल पहले का सैमसंग के फोन देख लो और 10 साल बाद के आज के फोन देख लो, तुम्हें जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। उसका रीजन यही है, क्योंकि दे कंटिन्यूसली मॉनिटर बिजनेस एनवायरनमेंट, आइडेंटिफाई करते हैं क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, अपनी प्लानिंग वैसी करते हैं, अपनी पॉलिसी वैसे बनाते हैं, तो उसका आज और फ्यूचर का परफॉर्मेंस 100% अच्छा होगा। राइट। सो गाइस, हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। पहले बताइए पहला पॉइंट कौन सा था, बताइए। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम समझते हैं तो क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी, एक्ट एज एन अर्ली मूवर एडवांटेज। सेकेंड क्या हेल्प कर आइडेंटिफाई विच एक्ट एज अ नेगेटिव ट्रेंड, जो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, गिरा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था भाई, कम ऑन। इट हेल्प्स इन टैपिंग व्हाट, यूजफुल। कैसे, बिजनेस एनवायरनमेंट पे हम डिपेंड करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ, एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पे हम डिपेंड करते हैं फॉर गिविंग आवर आउटपुट। तो इनपुट को समझ के
सही आउटपुट बनाओगे तो जो आपको इनपुट चाहिए वो मार्केट से आपको मिल जाएगा. इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताइए. बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के आपको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटी, और उसके हिसाब से आपने प्लानिंग की, लोगों को समझाने के लिए पॉलिसी बनाया जिसको बोलते हैं प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन. इज दैट क्लियर गाइस. नेक्स्ट क्या है. इट हेल्प्स इन कोप अप विद रैपिड. सर बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन, उसको एनालाइज करो, उससे आप अपने आप को अडेप्ट करोगे, तो इसलिए आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डायनामिक. एंड लास्ट, इन सब करोगे तो ऑब्वियस की बात है आपका आज का नहीं फ्यूचर का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा. सर अब इसको याद कैसे करेंगे, मेमोरी टेक्निक क्या है. सब मिलके जाएंगे एक बार को, मतलब मिलके कहाँ जाएंगे, ट्रिप. लेट्स गो ट्रिप. सी मतलब अडेप्ट विद द रैपिड changes. O मतलब helps to identify opportunity and act as an early mover advantage. T मतलब नहीं identify threats and act as a warning signal. याद रखना R हमेशा ना मेरे जितने मेमोरी टेक्निक में वो रिसोर्सेज के लिए रखा है. R मतलब टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. I मतलब it helps in improvement of what, performance, and last it helps in policy and planning and policy formulation. Is that clear guys. क्या है मेमोरी टेक्निक को, ट्रिप. यही मेन है सर, बाकी सब तो क्या है, यही तो मेन है सर मेमोरी टेक्निक. जो बातें काल्पनिक है यहाँ पे. सी मतलब इट हेल्प्स इन अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस. ओ मतलब, टी मतलब, आर मतलब, आई मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ, एंड पी मतलब पॉलिसी प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. माय बैड. इज दैट क्लियर. इसके पहले वाला कौन सा था, कर्ड सेट. मैं कह रहा हूँ मेमोरी टेक्निक तुम नहीं भूलोगे, मैं इतनी बार कराऊंगा. सी मतलब, यू मतलब, आर मतलब रिलेटिव, डी मतलब डायनामिक, एस मतलब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, आई मतलब, एंड डी मतलब, अरे डी गधो, डायनामिक. टी मतलब टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, ऑफ. इज दैट क्लियर गाइस. नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं, राइट, हम खत्म नहीं कर रहे गाइस, पेशेंस. नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं वो था कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और कंपोनेंट्स को हम कहते हैं डायमेंशन. तो आज जो हम पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज योर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. बहुत जरूरी है. क्या होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, समझाता हूँ. आज ही मैंने एक बहुत अच्छी ऐड देखी, मुझे बहुत मज़ा आता है इंस्टाग्राम में. अगर आप अपने अपने जैसे मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स बनाई हुई है, तो एक में मैंने यही बनाई है मार्केटिंग्स के, ताकि मुझे डेटास मिल सके जो तुम्हें मैं बता सकूँ. बहुत अच्छा एक जने वीडियो बनाया है कि रोलेक्स, सुना है रोलेक्स घड़ी बनाता है. अगर रोलेक्स को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, तो अगर उसको दो ऑप्शन दिए जाए, विराट कोहली और दूसरा है रॉजर फेडरर, जो आई थिंक तुम लोगों में से सुना नहीं होगा, टेनिस का बहुत बड़ा लेजेंड है. इसके फॉलोअर्स जो है ना, मुझे ना याद नहीं, इससे कम से कम 10 टाइम्स ज़्यादा है. मतलब विराट कोहली के फॉलोअर्स जो है वो 10 टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है इसके इसके सामने. सपोज इसका 10 मिलियन है, तो इसका कितना है, 1 मिलियन. तो तुम बताओ, अगर मैं आज रोलेक्स का मैनेजर हूँ, मुझे किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, रॉजर फेडरर या विराट कोहली. ओके यहाँ पे दो जनों ने विराट कोहली, तो ऑब्वियसली लॉजिक है कि सर फॉलोअर ज़्यादा है, बट मैं ऑब्वियसली जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने रॉजर फेडरर क्यों कहा जी. यस, वेरी गुड गाइस. दे विल अप्रोच हिम, दे विल नॉट अप्रोच हिम. सर क्यों, यही हम समझते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. सर मेरे लिए मैटर ये नहीं करता तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हैं,
मेरे लिए ये मैटर करता है कि तुम्हारे जो फॉलोअर्स है क्या वो मेरा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनकी औकात है कि नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली के फॉलोअर्स के पास औकात नहीं है, बट इनमें जितने भी फॉलोअर्स हैं वो जनरली इंडिया के क्रिकेटर्स हैं जिनकी एवरेज इनकम उतनी नहीं है कि रोलेक्स की घड़ियाँ खरीदे। और रॉजर फेडरर जो गेम खेलता है टेनिस, इट इज़ जनरली वॉच्ड बाय द इलाइट क्लब, मतलब जो बहुत ही अमीर रिच होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मिडिल क्लास दिखते हैं, पर रिच क्लास जो होती है वो जनरली दो गेम बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वन इज़ गोल्फ एंड सेकेंड इज़ टेनिस। एंड दैट इज़ अ रीज़न, क्योंकि टेनिस वो लोग ज़्यादा देखते हैं तो रोलेक्स उन्हें अप्रोच करता है, राइट। इसी से तुम समझे होंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, वो डिपेंड सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे नहीं करता है, वो ये पे भी डिपेंड करता है कि आपके देश की पहला फैक्टर क्या है, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत मैटर करता है। आपके देश में लोगों की इनकम क्या है, क्या वो इनकम बढ़ रही है या घट रही है। अब कहते हैं कि सर इंडिया में ना हर कोई आना चाहता है। अब जैसे तुम सबको पता हो, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो पहले 3rd लार्जेस्ट थी, अब कितनी हो चुकी है, 6th लार्जेस्ट। बट इट इज़ अ वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब आईएमएफ कहता है अभी भी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई इकोनॉमी है तो वो इंडिया है। और जब आईएमएफ ये कहता है कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो बाहर के सारे इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में। क्यों ये इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया क्यों फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि इंडिया की जो एवरेज इनकम है वो बढ़ती जा रही है। जो इंसान पहले 20,000 कमाता था वो 50,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, नई नई डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑब्वियस की बात है कि आप क्या करोगे, बताइए गाइस, कम ऑन। एक सेकेंड ना गाइस। हाँ, कहना मैं ये चाहता था कि गाइस इनकम इकोनॉमी में क्या होगी वो डिफाइन करेगा कि आपके देश की प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं। इसलिए आज इंडिया में आपको रोलेक्स वॉच की इतनी डिमांड नहीं दिखेगी, मर्सिडीज़ की उतनी डिमांड नहीं दिखेगी, ऑडी की उतनी डिमांड नहीं दिखेगी। पर ऑब्वियसली अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो उसकी भी इनकम बढ़ेगी, लोगों की तो डिमांड उसकी भी बढ़ेगी। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि आपके देश का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। इंटरेस्ट रेट कैसे फ़र्क पड़ता है मैं समझाता हूँ। सडनली अगर पता चल जाए कि आप एक बिल्डर हो और पता चल जाए कि होम लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। अगर होम लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या हो चुका है बताइए, कम, कितने लोगों का धंधा बढ़ जाएगा। सडनली बिल्डर वालों का बढ़ जाएगा धंधा, जो सीमेंट सप्लाई करता है उसका धंधा बढ़ जाएगा, जो टाइल सप्लाई करता है उसका धंधा बढ़ जाएगा, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। इतने लोगों का सेक्टर का डिमांड बढ़ जाएगा, बिकॉज सिर्फ क्या सस्ता हो चुका है बताइए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो होम लोन सस्ते में होगा, तो और लोग होम लोन के लिए डिमांड करेंगे लोन। घरों की डिमांड होगी तो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा तो कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्पेसिफिकली किसको मिलेगा, अनस्किल्ड लोगों को, राइट। सेकंड, कंस्ट्रक्शन सीमेंट वालों का धंधा बढ़ेगा, मेटल वालों का धंधा बढ़ेगा, पत्थर बेचने वालों को बढ़ेगा, मिट्टी बेचने वालों का, ईंट बेचने वालों का, मतलब कितने सारे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं एक घर बनने में। और उन सब की जगह डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी में क्या बढ़ जाएगी, इनकम। तो सडनली दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विच इन्वायरमेंट गाइस, कम ऑन, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तीसरा, जैसे आप कहने वाले हैं कि फ्यूचर में हर एक का धंधा गिरने वाला है, कारण क्या है बताइए, इन्फ्लेशन। सर अगर हर प्रोडक्ट का महंगा होगा तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, कम, राइट। फ्यूचर में हर कोई धंधा क्या बोलने वाला है, अगले 1 साल हमारा धंधा ठप होने वाला है। उनका कारण वो खुद है या कौन सा कारण है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में भी कौन सा कारण है बताइए, इन्फ्लेशन। क्योंकि जितना मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतने आपके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, आपके प्रोडक्ट महंगे होंगे तो आप खुद मार्केट में महंगे में बेचोगे, और अगर आप महंगे में बेचोगे तो 100% है कि उससे क्या होगा गाइस, कम ऑन, इन्फ्लेशन नहीं, उससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड कम, आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कम, राइट। तो ये जो 3 फैक्टर्स मैंने डिस्कस किया, इनकम, जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। कौन सी इनकम गाइस, कम ऑन। सर क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम, 100 रुपये में कमाता हूँ, 30 मेरे को टैक्स देना पड़ता है, तो मैं एक्चुअली स्पेंड कितना कर सकता हूँ, 70। उस 70 को कौन सी इनकम बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। दूसरा कौन सा मैंने बताया बताइए, इंटरेस्ट रेट, ये भी मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है बताइए, इन्फ्लेशन। इज दैट क्लियर गाइस। चौथा और क्या कारण हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं अदर इकोनॉमिक कंडीशन। सर और क्या कारण हो सकता है,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपटीशन। अगर कोई पूछे टाटा को, टाटा डोकोमो चलता था, पता है टाटा का डोकोमो था, वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया का बोला क्या हुआ 2016 में आपके साथ, कि आपका बिजनेस परफॉर्मेंस यहां से सीधा नीचे, तो वो बोलेंगे एक आया था आके ऐसा लहर बचा दिया कि सबको डूब के लेके चला गया। कौन था वो? जियो। वो तो जी लिया, हम सबको डुबा दिया, बिकॉज ऐसा कंपटीशन लाया, साले ने सोचा था सस्ता देगा फ्री देता है, वो भी 10 दिन दे के 2 महीना इंटरनेट, कैसे टिक पाएंगे? कंपटीशन अचानक आया, मार्केट को खत्म कर दिया। दिस इज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट? तो एक इकोनॉमिक एनवायरमेंट में 4 फैक्टर्स हैं, डिस्पोजेबल इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड अदर इकोनॉमिक में जैसे मैंने बताया कंपटीशन। अब एग्जाम में क्या आपको इकोनॉमिक एनवायरमेंट पूछेंगे? नहीं, आपको इनमें से कोई भी एक सिचुएशन दी होगी, तुम्हें बताना है विच कंपोनेंट, तो तुम बोलोगे इकोनॉमिक। स्पेसिफिकली कौन सा कंपोनेंट? इंटरेस्ट रेट। इज दैट क्लियर गाइस? ये सीधा लोगों की इनकम और डिमांड पे इम्पैक्ट करता है, और इनकम और डिमांड की वजह से आपका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। इज दैट क्लियर गाइस? क्या यहाँ तक समझ आया? तो आज हमने पहला कंपोनेंट कंप्लीट किया, विच इज इकोनॉमिक एनवायरमेंट। इसी के साथ आज की क्लास खत्म। दिस वाज क्लास 2 ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट।